हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। मौर्य साम्राज्य में इससे पहले हम लोग 2 वीडियो ला चुके हैं और दोनों में हमने 10-10 क्वेश्चन कवर किए थे एमसीक्यू। आज हमारा ये एमसीक्यू का तीसरा वीडियो है और इस तीसरे वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ये, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अशोक के धम्म का उद्देश्य अपने विषयों में अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। धम्म का उद्देश्य, किसका उद्देश्य पूछ रहा है? धम्म का उद्देश्य अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। पहला तो ये हो गया। दूसरा है, कौटिल्य ने मौर्य काल के दौरान शासकों के लिए एक मैनुअल के रूप में अर्थशास्त्र लिखा था। किसने? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, और किस लिए? शासकों के लिए एक मैनुअल। तीसरा ऑप्शन है, अशोक के शिलालेख साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और चौथा है, बिंदुसार को मौर्य क्षेत्र को दक्षिण भारत में विस्तारित करने का श्रेय दिया जाता है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो अशोक के धम्म का उद्देश्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने हिंसा छोड़ दिया, युद्ध की नीति को छोड़ दिया और उसने धम्म की नीति को बढ़ावा दिया। तो धम्म की नीति का उद्देश्य यही था कि हिंसा छोड़ना है तो मतलब अहिंसा को बढ़ावा देना है, और वह सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाह रहे थे कि किसी भी धर्म के लोग वह सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी अपने अपने धर्म को माने, उससे रिलेटेड प्रचार प्रसार में लगे रहें, उससे रिलेटेड जो कोई भी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार वह रहें। तो पहला ऑप्शन सही है। तो पहला जब सही है तो अभी हमारे पास 1, 3 और 4 ये बचता है। 2 नंबर तो ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा है, कौटिल्य ने मौर्य काल के दौरान शासकों के लिए मैनुअल के रूप में अर्थशास्त्र लिखा था। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ये तो सही है। लेकिन क्या यह शासकों के लिए मैनुअल के रूप में एक अर्थशास्त्र था? तो हाँ, सही है। कौटिल्य ने शासकों के लिए एक मैनुअल के रूप में ही अर्थशास्त्र लिखा था कि शासकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपनी प्रजा के प्रति, शासक किस तरह से, शासक का एक जो ओवरऑल नेचर होना चाहिए, प्रजा के सुख दुख में उसको साथ देना चाहिए, प्रजा के हित के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो अभी हमारे पास कौन कौन सा है? अभी भी हमारे पास यही 3 ऑप्शन है। तीसरा देखते हैं, अशोक के शिलालेख साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो यह ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन जो है 2 तो सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख हैं वह 4 लिपि में मिले थे। पहला है ग्रीक, एक तो ग्रीक है, दूसरा अरमाइक है। ये दोनों ग्रीक और अरमाइक अफ़गानिस्तान से मिले थे। ग्रीक और अरमाइक कहाँ से मिले थे? अफ़गानिस्तान से। हाँ, ब्राह्मी लिपि के जो भी ब्राह्मी लिपि में शिलालेख लिखे गए थे वह भारत में मिले थे। भारत में जितने भी अशोक के अभिलेख या शिलालेख मिले हैं वह ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। तो हमारे पास क्या सब है? ब्राह्मी भारत में, ग्रीक और अरमाइक अफ़गानिस्तान में, एक और लिपि है जो पाकिस्तान में मिले हैं, और जो लिपि पाकिस्तान में मिली थी उसको कहते हैं हम खरोष्ठी। तो जो खरोष्ठी लिपि है यह कहाँ मिला है? पाकिस्तान में। तो अशोक के टोटल 4 लिपि थी, ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्ठी। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है वह गलत हो गया। जब 3 नंबर गलत हो गया तो 1 नंबर ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारे पास है 1, 2 और 4। तो चौथा हमें देखना पड़ेगा। बिंदुसार को मौर्य क्षेत्र को दक्षिण भारत में विस्तारित करने का श्रेय दिया जाता है। यह भी सही है। मौर्य क्षेत्र को दक्षिण भारत में विस्तार बिंदुसार ने दिया था और बाद में अशोक ने उसको और सुदृढ़ किया था। अशोका के समय जो संपूर्ण भारत था, लगभग संपूर्ण भारत मौर्य साम्राज्य के अंदर था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 1, 2 और 4 तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का स्थान नहीं है? मास्की, गविमठ, रूपनाथ या ब्रह्मगिरी। तो अशोक के लघु शिलालेख देश के कई हिस्से में मिले हैं, तो कर्नाटक स्पेसिफिक पूछ रहा है कि कर्नाटक में कौन सा नहीं है। तो रूपनाथ जो है यह कर्नाटक में नहीं है। रूपनाथ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। रूपनाथ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो एक यही शिलालेख है, यही लघु शिलालेख है रूपनाथ, जो कि कर्नाटक में नहीं है, यह मध्य प्रदेश में। जबकि मास्की, गविमठ और ब्रह्मगिरी
यह तीनों ही कर्नाटक में है। अब यहाँ से हम एक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम यह देख लेते हैं कि जो अशोक के शिलालेख थे इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, कि शिलालेख में लिखा क्या गया, उस लिपि को पढ़ा किसने था सबसे पहले। तो ब्रिटिश इतिहासकार थे प्रिंसेप, ब्रिटिश इतिहासकार कौन थे, प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप या प्रिंसेप जेम्स कह सकते हैं, कि इन्होंने ही पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। और शिलालेख जो है, अशोक के जो शिलालेख है, यही पहला सबूत है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत देश में किस तरह से हुआ था। तो अगर बौद्ध धर्म से प्रचार प्रसार से रिलेटेड कुछ भी अगर कॉन्क्रीट रूप से कहा जा सकता है कि पहला सोर्स कि बौद्ध धर्म किस तरह से देश में फैला, विदेश में गया, तो इसके लिए जो अभी भी जो ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है वो अशोक के शिलालेख ही माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम का महत्व था। तो उत्तर पश्चिम किस चीज़ के लिए फेमस था, कपास के लिए, सोना और कीमती पत्थर के लिए, चांदी और तांबा के लिए, या कंबल के लिए। तो इसका आंसर है कंबल। जो उत्तर पश्चिम था मौर्य काल में जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था वह कंबल के लिए फेमस था। जबकि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो सोना और कीमती पत्थर दक्षिण भारत इसके लिए फेमस था, दक्षिण भारत। इसलिए आज भी आप जब दक्षिण भारत जाएंगे तो दक्षिण भारत में सोना बहुत ज़्यादा प्रचलित है, अभी भी दक्षिण भारत में सोना बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और इसी तरह कीमती पत्थर भी दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है आज भी। तो उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपने प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर अपना संदेश अंकित किया था? बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो यहाँ बात किया जा रहा है शिलालेख की, स्तंभ लेख की। शिलालेख क्यों, पत्थर की सतह, शिला पर लिखा गया, पत्थर पर लिखा गया, प्राकृतिक चट्टान पत्थर पर लिखा गया, पॉलिश किए गए स्तंभ मतलब स्तंभ पे, तो स्तंभ लेख। तो हम लोग यह जानते हैं कि सबसे पहले स्तंभ लेख, शिलालेख, इसका प्रचलन किस शासक ने किया था? तो अशोका ने किया था। इसका प्रचलन सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। तो हमारा आंसर अशोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? हेरोडोटस, सेल्यूकस निकेटर, मित्रोडोटस या अलेक्जेंडर? तो इसका आंसर है सेल्यूकस निकेटर। जब मगध पर मौर्य राजवंश की स्थापना हुई थी तो उसके बाद यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर यूनान के शासक थे। यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर के साथ आया था, उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के समय जब चंद्रगुप्त मौर्य से इनका युद्ध हुआ था तो इनकी हार हुई थी, और हार के बाद इन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, और अपने कई सारे क्षेत्र जो भारतीय उपमहाद्वीप में तभी थे वह चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा? जो सिंह भाग है। तो बौद्ध विहार गया, कोलकाता संग्रहालय, पटना संग्रहालय या अशोक स्तंभ सारनाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और ये वही सारनाथ है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने, यहाँ पर बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में ही। तो अशोक की जो स्तंभ है सारनाथ में, उसके ऊपर सिंह की आकृति बनी हुई है। इस सारनाथ स्तंभ के टॉप पर जो है 4 सिंह बैक टू बैक बैठे हुए हैं। उसी सिंह स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। तो हमारा आंसर अशोक स्तंभ सारनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सारनाथ शिलालेख में सम्राट अशोक का नाम इस प्रकार दिखाई देता है। तो सारनाथ अभिलेख में अशोक का नाम क्या लिखा गया है? बुद्धशाक्य, देवनाम प्रिय, धर्मशोक या प्रियदसी? तो सारनाथ अशोक स्तंभ में जो अशोक सारनाथ के जो शिलालेख है उसमें अशोक का नाम धर्मशोक लिखा गया है। अशोक का नाम क्या लिखा गया है? धर्मशोक। तो अशोक का नाम धर्मशोक जो है वह सारनाथ शिलालेख में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य निम्नलिखित में से किस शिक्षण केंद्र से जुड़े थे?
तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक थे वह चाणक्य थे, और बाद में यही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने चाणक्य। इन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे जब शिक्षा ली थी उस समय ये कहाँ के गुरु थे? कहाँ के गुरु थे? किस शिक्षण संस्थान में? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? तो चाणक्य तक्षशिला के गुरु थे। चाणक्य जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय थी प्राचीन काल की, उसके गुरु थे। और तक्षशिला अभी कहाँ पर है? तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है। विक्रमशिला भागलपुर में है। विक्रमशिला कहाँ पर है? भागलपुर में। और ये कहाँ पे है? बिहार में। इसी तरह वैशाली और नालंदा भी जो है यह बिहार में है। ध्यान रखिएगा कि तक्षशिला में चाणक्य तक्षशिला के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बाद में बने। इन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, और अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। इसमें राजा के कर्तव्य, राज्य की व्यवस्था, इस पर बात की गई है। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख किया है? तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था, लेकिन यह पूछा जा रहा है कि ये जो 7 वर्गों में विभाजित था मौर्य समाज, इसके बारे में किसने बात की है? अशोक के शिलालेख, इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या विष्णु पुराण में? तो मौर्य समाज जो 7 वर्गों में विभाजित था, इसके बारे में इंडिका में लिखी गई है। इंडिका में लिखी गई है। इंडिका लिखी किसने थी? तो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और वहीं पे उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने यह वर्णन किया है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था, और यह 7 वर्ण थे: ब्राह्मण, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षक और सरकारी अधिकारी। तो ये 7 वर्गों में बटा हुआ था। इसके बारे में इंडिका में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसने मुद्रा राक्षस का नाटक लिखा, जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का वर्णन करता है? तो कौन सा जो नाटक है, नाटक का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी? कौटिल्य, विशाखदत्त, कालिदास या पाणिनि ने? तो मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाखदत्त ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने। अब यहाँ से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए, वह यह है कि सबसे पहले मुद्रा राक्षस लिखी विशाखदत्त ने थी, ठीक है, लेकिन मुद्रा राक्षस में वर्णन किस चीज़ का है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का। मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने थे, इसी घटना का वर्णन किया गया है मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस नाटक विशाखदत्त ने लिखा था, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के राजा बनने का या मगध में राज्यारोहण का वर्णन किया गया है। तो यह हमारा आज का 10 क्वेश्चन था। टोटल अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन मौर्य वंश से संबंधित कर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।